नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज कॉर्नर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की इतिहास की किताब का पहला अध्याय। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इतिहास में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे पता चला। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इतिहासकार प्राचीन समय की घटनाओं के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे पुराने अवशेष, किताबें और चीजें से। तो चलिए शुरू करते हैं समय की इस रोचक यात्रा को, और हम इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें है एक रसीदा नाम की लड़की है, जिसके मन में एक प्रश्न आता है। रसीदा का सवाल क्या है, देखिए। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा बैठ के अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। मतलब कोई भी एक लाइन है अखबार का, उस पर उसका ध्यान पड़ा। 100 साल पहले। क्या ध्यान पड़ा? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। भले ही हमको एक दिन 2 दिन पहले का समाचार, 5 दिन 10 दिन पहले का समाचार हम पता कर सकते हैं। जैसे आज से बीते हुए एक दिन पहले का हमको अगर समाचार प्राप्त करना है, पता करना है, तो हम टेलीविजन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या किसी के मुख से सुनते हैं। लेकिन 100 साल पहले किसी को कैसे याद रहेगा, और कैसे 100 साल उससे भी ज्यादा साल का जो कोई इतिहास है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके मन में ये प्रश्न आया। तो कैसे पता लगाएं? सबसे पहला इस चैप्टर का ये पॉइंट है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल का। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति, यानी उसको कुछ याद हो। पिछले साल की कुछ घटनाएं होती है जो कि याद होती है किसी न किसी को, कि 1 वर्ष पहले क्या हुआ था। जैसे अभी हम लोगों को 3 साल 4 साल पहले की घटना याद है कि कोरोना का समय में कोरोना आया था, तो कैसे कैसे हुआ था, तो वो हम बता सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? बहुत पहले क्या हुआ था उसको जानने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, वो हम अब देखेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और बच्चे, हम यह है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका फिर एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, जिसको इसका जितना भी मेन फैक्ट है, मेन पॉइंट है, उसको हम उसमें नोट डाउन करने का कोशिश करेंगे। और बहुत कम समय में अगर हमको रिवीजन करने का अवसर प्राप्त हो तो उसको हम, रिवीजन का जरूरी पड़ेगा तो उसको हम एक बार देख लेंगे। तो पहले चलिए हम इसको पूरा देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे अतीत में। आज से बहुतों वर्ष पूर्व की हमको अगर सोचने की इच्छा करे, हम सोच सकते हैं। सोचें तो आदमी, उस समय के आदमी क्या खाते थे, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही खाते थे क्या? नहीं। कैसे कपड़े पहनते थे, जैसे हम लोग अभी पहनते वैसे पहनते थे? नहीं। तो उस सब चीजों के बारे में, किस तरह के घरों में रहते थे। अभी जैसे हम लोग घर में एसी लगा लेते हैं, कूलर पंखा, उस समय में था? नहीं था। तो उस समय क्या आदमी आखिर कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी। हम आखेटक हूँ, यानी आखेटक मीन्स क्या हो जाता है? शिकारी। शिकारी की जगह पे आखेटक का भी प्रयोग किया जा सकता है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब जानकारी अतीत के बारे में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट में है, लोग कहाँ रहते थे। आखिर लोग रहते थे कहाँ?
एक नर्मदा नदी है, उसके बारे में कहा पता लगाने के लिए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मीन्स हो गया कि जो कुछ वस्तुएं आस पड़ोस से इकट्ठा करती हैं। संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जंगल में विशाल संपदा मतलब क्या सब है, कहाँ पर है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। वो जो संग्राहक थे वे सब जड़, फल तथा जंगल से अन्य उत्पादन किए हुए जो सामान होते थे उसको संग्रह करते थे। जानवरों का भी शिकार किया करते थे और वो संग्राहक थे। अब तुम उत्तर पश्चिम देखिए, ये जो होता है मैप पे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया। यहीं पे है कहीं पे सुलेमान और किरथर। पहाड़ियों का कड़ा पता लगाने के लिए यहाँ पे देखिए, ये हमको दिख रहा है इस पे किरथर और ये सुलेमान, उत्तर पश्चिम में। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये भारत की बात है कि इस क्षेत्र में मिला था। लेकिन सबसे पहले चीन में 10,000 वर्ष पहले चावल का उत्पादन का साक्ष्य मिला है। एक नदी है, उसके तट पे, उसके किनारे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग रहते थे कहाँ पे? तो गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में, उत्तर ये तो पश्चिम था और उत्तर पूर्व इस एरिया में क्या है? गारो तथा मध्य भारत। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत मतलब बीच में सेंट्रल में है मध्य भारत। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का कड़ा पता लगाने के लिए, जो कि इस मैप में मिलेगा। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ पे हुआ? गारो तथा विंध्य पहाड़ी के आसपास। गारो एवं विंध्य पहाड़ी के आसपास कृषि का विकास हुआ। और क्या कहते हैं, भारत में सुलेमान और किरथर जो है वहां पे सबसे पहले गेहूं तथा जौ का की फसल उपजाने का आरंभ किया गया था। अब देखिए हम मध्य विंध्य पहाड़ी जो है देखते हैं, मध्य में है, मध्य भारत में। और गारो, गारो कहीं पे इस एरिया में होना चाहिए, जो कि नहीं इसमें दिया हुआ है। ये है गारो पहाड़ी, इस एरिया में है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कहाँ पे है। नक्शा में देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कौन सा जगह पे कहाँ कौन सा चीज। मानचित्र पर ही सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए कहा है। इसमें सिंधु, जैसे हम देखे अभी वैसे ही सिंधु और उसके कुछ सहायक नदी हैं, उसके बारे में पता लगाएंगे। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे एक यह बड़ी नदी है, इसमें क्या कहते हैं, इधर से छोटी नदी चले गई, इधर से चले गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, तो ये सभी इसके सहायक नदी हो गई छोटी छोटी, और ये मुख्य नदी हो गई। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के, सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले।
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास हुआ। ये कब? 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के तट पर नगर का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व, और सिंधु नदी के तट पर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा नदी और सोन नदी का पता लगाने के लिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जो अभी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दक्षिण में उस समय में क्या कहा जाता था? मगध, वही अभी बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के और भी राज्य हैं, वहां पर भी शक्तिशाली राजा सब क्या कहते हैं सो इस प्रकार के राज्य की विकास की थी, स्थापना की थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा थोड़ा सा जोखिम भरी हो जाती थी। अब पहाड़ पर्वत है, रेगिस्तान है, उसको पार करने में परेशानी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। क्या नहीं था? असंभव नहीं था, संभव ही था। परेशानी होती थी, जोखिम होता था, लेकिन फिर भी वो जाते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता था। आज लोग यात्रा कैसे करते हैं? आज लोग रेल से, वायुयान से, चाहे बाय रोड गाड़ी से यात्रा करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को करा देखने के लिए पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इसको पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति, परंपराओं को और समृद्धि मिली और समृद्ध हुआ। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देखते हैं देश के नाम। देश के नाम में हमारे जो देश का नाम भारत है, उसमें क्या क्या पुरानी ऐतिहासिक बातें रहे हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत, इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस को देखने के बाद ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कहा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को क्या कह दिया? हिंदोस अथवा इंदोस, इंदोस या इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत में जो कोई पुस्तक लिखा गया उसको ढूंढिए और पढ़िए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द कहाँ से आए हैं? लैटिन के शब्द मेनू से। मेनू जिसका अर्थ होता है क्या? हाथ। मेनू स्क्रिप्ट, इसी में जो है ये मेनू, इसका क्या हाथ हो जाता है अर्थ। मेनू लैटिन से लिया गया है जिसका अर्थ हो जाता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों पर, कहाँ पे? ताड़पत्रों या अथवा हिमालय क्षेत्र के में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, साधारण व्यक्ति। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ये नहीं नष्ट होते थे, नहीं सड़ते गलते थे। ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठिनाइयाँ तो आती है, उतना आसानी से लिखा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ये देखिए ये मनका है, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इसी से पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। कुछ अवशेष मिल गया तो उसे पता कर पाते हैं कि क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बहुत कम। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? स्रोत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन जो करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। सोर्स अगर मिल जाए कोई चीज ये क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं।
अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, जैसे अभी है। अतीत में भी, पुराने समय में भी इस प्रकार के भेदभाव मौजूद थे। ऐसा ही नहीं है कि सभी ही है बस। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते, जबकि राजा महाराजा का लेखा जोखा रखा जाता था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। सब कुछ की जानकारी अभी भी नहीं मिल पाई। अब तिथि का मतलब है कि तिथि के बारे में हम जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। यह एक समय है जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे पहले जो है इसको कहते हैं ईसा पूर्व, और इसको क्या कहते हैं? ईसवी। इंग्लिश में इसको एडी कहते हैं और इसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में उसी को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में उसको ईसवी कहते हैं और इंग्लिश में एडी लिखते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई, एडी की जगह पे सीई तथा बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। बीपी भी एक अक्षर है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले से है। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है। नर्मदा घाटी का आखेटक तथा संग्रहण से मगध का पहला बड़ा राज्य है। मगध गारो पहाड़ी आरंभिक कृषि यहाँ से हुआ था। सिंधु तथा इसके सहायक नदी प्रथम नगर यहाँ पे बसा था 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी पे लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे नगर हुए थे। पांडुलिपि तथा अभिलेख में प्रमुख अंतर। पांडुलिपि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखा जाता था। अभिलेख पत्थर या धातु की सतहों पर खोद कर लिखा जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कोई सी वस्तुएं पत्थर से बनी हो सकती है? सिक्का, आभूषण, हड्डी। पत्थर से सिक्का, आभूषण और हड्डी। पत्थर से हथियार, चित्र एवं मूर्ति, औजार, इमारत। इस प्रकार आप इसके अध्याय के प्रश्न को बना सकते हैं। और ये भी
जो है कुछ प्रश्न है उसके उत्तर दिए हुए हैं, आप इसको रोक करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये इतिहास का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। तो अब आपने जाना कि इतिहास को समझने के लिए हमें क्या, कब, कहाँ और कैसे, इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।